जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जैसे हमारे यहाँ कहावतें हैं, कहावतों से हमारे हिंदी भाषा में सब कुछ कम्युनिकेट हो जाता है और उससे इतना तगड़ा मैसेज होता है जो किसी अन्य भाषा में, अन्य भाषा का मतलब भारतीय भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय भाषा तो सारी समृद्ध है, लेकिन अंग्रेजी में वो कम्युनिकेट नहीं होता। एक एक कहावत, एक एक मुहावरा, एक एक शब्द इतनी बड़ा विस्तृत विश्लेषण कर देता है एक शब्द से। अब जैसे एक कहावत है, नेहले पे दहला, और दूसरा है धोबी पछाड़ दांव मारना। अब ये केवल आप दो शब्द सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मकसद क्या है। देखिए, जो बिहार का चुनाव है उसके अंदर आप जानते हैं कि दोनों सेनाओं के सारे अस्त्र शस्त्र और सारी रणनीति कूटनीति सब खुल के सामने आ गई है। इधर से भी वार हो रहे हैं, उधर से भी वार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्टीमेट वार किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की भी कुछ सीमाएं हैं, उन्हें कुछ फायदे हैं और कुछ उन्हें सीमाएं हैं। इंडिया गठबंधन को महागठबंधन की कुछ सीमाएं हैं और उनके कुछ लाभ हैं, उनकी कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। जो एनडीए कर सकता था एनडीए ने किया, और जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन कर सकता था उसने वो किया। भाई, जैसे मैं कई बार आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि अगर अपने जीवन की प्लानिंग करनी हो, अपने कैरियर की प्लानिंग करनी हो, तो आपको देखना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। शॉर्ट, क्योंकि आपकी जो स्पेशल पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है उसी एरिया में आप सफल हो सकते हैं। आपको अपनी वीकनेस का भी अंदाजा होना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ का भी अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी सीमाएं क्या हैं और आपके क्या कुशलता के और श्रेष्ठता के आयाम हैं, तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं हमेशा कि सबसे पहले अपना अंतर मन को टटोलो और अपने को इवेल्युएट करो, अपना मूल्यांकन करो कि तुम हो क्या और तुम किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो और किसको तुम्हें निखारने की आवश्यकता है और अपनी वीकनेसेस को कैसे कम किया जाए और अपनी जो गुण है उनको कैसे बढ़ाया जाए। एनडीए जो कर सकता था उसने किया, उसने नहला चल दिया, उसने बादशाह चल दिया। सोचा कि इक्का बाद में चलेंगे और जब अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड की जरूरत होगी तो चलेंगे। वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि वहां पे बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने 10,000 रुपए का ऋण दे दिया। अच्छा, मानी बात है कि इलेक्शन के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अगर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आ जाएगा, जबकि वो ऋण है, वो वापस देना है, वो ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं देना। अच्छा, ये दूसरी बात है कि इंटरेस्ट फ्री है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन वापस देना है। अगर वापस देना है तो ऋण तो कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका बहुत ज्यादा आभार माना जाए। भाई, ऋण आप दे दीजिए और वापस ले लीजिए तो फायदा क्या है? और 10,000 रुपए में कौन सा बिजनेस स्टैब्लिश होता है, कौन सी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है, कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है? और इंडस्ट्री तो तब स्टैब्लिश हो जब मांग हो मार्केट के अंदर। अगर मांग नहीं है तो आप कोई चीज बना भी लेंगे, मान लीजिए आज की तारीख में अगर आप चिप्स बनाना शुरू कर दें, आप अचार बनाना शुरू कर दें, तो मानी बात है कि आज के तारीख में क्योंकि इतना ज्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है और इतना ज्यादा जो मशीनों से बना हुआ माल सस्ता उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि वो मास स्केल में बनाते हैं और मास स्केल में दाम कम पड़ते हैं। जैसे आपको अनुभव होगा, मेरे को तो अनुभव है, अगर आप एक नारियल खरीदें बाजार से फ्रेश कोकोनट, वो 70 रुपए का आएगा और 70 रुपए में करीब 1 गिलास पानी निकलेगा। ठीक है, उसके गुण दोष अलग हो सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश है, वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें कोई शुगर एडेड नहीं है, लेकिन उसी में अगर आप बाजार से फैक्ट्री द्वारा निर्मित नारियल पानी का उपयोग करेंगे बॉटल्ड, तो उसमें 1 लीटर नारियल पानी की कीमत आपको पड़ेगी 90 रुपए की। इसका माने करीब करीब 24 रुपए 23 रुपए पर ग्लास आपको नारियल पानी मिलेगा, जो फ्रेश नारियल से मिलता है। तो कहां 24 रुपए, कहां 70 रुपए। ये दूसरी बात है कि दोनों के टेस्ट और दूसरे गुण दोष के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन अगर ये फैक्ट्रियां कर भी रही हैं तो ऐसा क्यों कर पा रही हैं? इसलिए कर पा रही हैं कि वो मास स्केल में खरीदती हैं। अगर कोई भी नारियल पानी की फैक्ट्री होगी और उसमें 5 ट्रक नारियल रोज आएगा, मानी बात है कि वो 30 रुपए में खरीदेगा, और जब एक रिटेलर आपके घर में आके देगा, पहले वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो
डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, सब लोग अपने मार्जिन जोड़ेंगे और 70 रुपए का 30 रुपए की चीज हो जाएगी। और सीधे अगर फैक्ट्री में माल बेचना है और कैश पैसा लेना है तो फैक्ट्री वाला 30 रुपए में देगा और दोनों पक्षों को फायदा हो जाएगा। तो जब उसे 30 रुपए का मिलेगा तो वो आपको 10 रुपए जोड़ के 40 रुपए का बेच देगा। लेकिन ये काम नारियल पानी वाला नहीं कर सकता। तो ये जो परिस्थिति है, इसके अनुसार अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपए में कोई छोटा मोटा कपड़ा सिलने की मशीनें आपने लगा दी, मान लीजिए गांव के अंदर 10 औरतों ने कपड़ा सीने की मशीनें लगा ली, अरे उतने खरीदार भी तो हों, उतने सिलवाने वाले भी तो हों। अच्छा, जो खरीदने वाले हैं बेचारे, उनकी वैसे ही आर्थिक स्थिति खराब है, एमएसपी उनको मिल नहीं रही किसानों को, तो वो अपने ही घर में सिलाई मशीन से सिल लेते हैं, तो बाहर से जाके कहां पैसे देके सिलवाएंगे। तो ये इस प्रकार से चलिए, वो एक मुद्दा है। तो एक नहला चल दिया था एनडीए ने और इसका प्रभाव भी होने लगा था, ये लगने लगा था कि फील्ड सिचुएशन इसकी बदल रही है। लेकिन इसके बाद जो तेजस्वी यादव ने दहला फेंका है, इसमें नहले पे दहला और धोबी पछाड़ दिया है। अब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, डिक्लेयर हो चुके हैं, नवंबर में 1 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। केवल आपके पास 25 दिन है, जिसमें आपको 28 दिन है जिसमें आपको कन्वेंसिंग करनी है। मैसेज अंदर तक चला गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के अंदर जितने भी परिवार हैं उनके कम से कम एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी दिलाएंगे। अब इसका विरोध कैसे करे भारतीय जनता पार्टी एनडीए? भाई ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकती है भाई इतने करोड़ परिवार हैं, 1.25 करोड़ परिवार हैं, 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो कैसे होगा? भाई 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हैं, उनको इस प्रकार की नौकरी, कोई ऐसा तो नहीं है कि सबको आईएएस पीसीएस बना दिया जाएगा। मानी बात है कि उसमें क्लास 3 क्लास 4 क्लास 2 इस टाइप के नौकरियां ज्यादा होंगी और 50-60 हजार 70 हजार रुपए की नौकरियां ज्यादा होंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस है, उनको बिजनेस अपने को एक्सपेंड करना है, तो उनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे एमबीए पढ़ाया है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने देखा हमारी क्लास के अंदर 60% बच्चे ऐसे होते थे जिनको नौकरी की ही आवश्यकता नहीं। अगर हमको सरकारी नौकरी भी दे दें, आईएएस आईपीएस छोड़ दीजिए, बाकी किसी नौकरी में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि करोड़ों रुपए का बिजनेस है, अपना धंधा चल रहा है और उसमें वो काम कर रहे हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, वो यहाँ नौकरी ही नहीं करना चाहते। वो माँ बाप के चंगुल से दूर हटके विदेश जाके अपना बढ़िया एनवायरनमेंट में बियर पीना चाहते हैं, स्कॉच पीना चाहते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जनरेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो परिस्थिति, अब तेजस्वी यादव ने बात तो कह दी कि हर परिवार के अंदर एक सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा, इसके पीछे उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। जो 17 महीने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे नीतीश कुमार के साथ, तो उन्होंने 6 लाख नौकरियां भी दी थी और 3-3.5 लाख नौकरियां जो है वो पाइपलाइन में भी थी। तो क्रेडिबिलिटी उसके साथ है। तो अगर वो कह रहे हैं तो इसका माने जो युवा है आज के तारीख में, जो 35-40% युवा है जो नौकरी के लिए सबसे ज्यादा परेशान है, वो कहता है 10,000 रुपए तो आपने दे दिए, अब ये 10,000 रुपए से फिर वापस भी ले लेंगे आप इसको, तो इस 10,000 रुपए से मेरा घर क्या जिंदगी भर चल जाएगा? तो अगर, लेकिन आप मुझे सरकार, एक परिवार में एक नौकरी अगर आपने दे दी और एक घर में 50-60 हजार रुपए आने लगे, तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और जीडीपी हमारी 20% हो जाएगी। तो ये तेजस्वी यादव ने दहला चल दिया। अच्छा, राहुल गांधी ने दूसरा दहला चल दिया। अच्छा, दोनों ये देख रहे हैं कि दोस्तों का वीक पॉइंट क्या है। तेजस्वी यादव का वीक पॉइंट है जात, क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी है डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, तो उसकी वजह से ईबीसी और दलित उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने जो बात फेंकी है, जो बात की है, जो धोबी पछाड़ लगाया है, वो लगाया है उन्होंने नौकरियों का। और राहुल गांधी ने क्या किया है? क्योंकि राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, विदेश में है वो, लेकिन विदेश में रहने के बावजूद जो ये घटना घटी थी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, उसके अंदर एक जो राकेश किशोर तिवारी नामक एक वकील ने जूता फेंका था, इसको दबा दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उसमें बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं की थी, उन पर कोई मुकदमा दर्ज करने की बात नहीं की थी। पुलिस वालों ने भी जो पूछताछ की थी तो उनको बड़ा अच्छा अवगत की थी, 2 बार चाय भी पिलाई थी और नाश्ता खाना भी खिलाया था, जैसा उन्होंने बताया। लेकिन उसके बाद जो कर्नाटका के अंदर और पंजाब के अंदर इनके व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई और दलित संगठनों ने जिस प्रकार से उसका विरोध करना शुरू किया, उससे ये मैसेज बिहार के अंदर भी चला गया है कि आज के तारीख में ये जो हो रहा है, और एक घटना तो ये हुई और दूसरी घटना हुई रायबरेली के अंदर। हरिओम वाल्मीकि के साथ राहुल गांधी ने उनसे बात की, फोन पे बात की, उनके परिवार से बात की,
और कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, परिवार की मदद करूंगा। तो वहां भी ये जो हरिओम वाल्मीकि था उसको दबंगों ने घेर के नंगा करके पीट पीट के उसको मार दिया, और वो लास्ट मोमेंट तक राहुल राहुल अपनी मदद के लिए पुकारता रहा। वो भी दलित था। अच्छा, तीसरा कांड हुआ है जो हरियाणा के अंदर हुआ है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक सीनियर नंबर 2 पुलिस ऑफिसर हरियाणा का, उन्होंने आत्महत्या कर ली सर्विस रिवॉल्वर से गोली चला के कनपट्टी पे। उनकी वाइफ एक आईएएस अफसर हैं जो जापान टूर पे गई थी, लौट के आई। फिर उन्होंने भी जो अपने उद्गार प्रकट किए, मानी बात है कि पत्नी को कष्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं बदला लूंगी, और जिन ये कॉकस ने मेरे पति को मारा है मैं उनके खिलाफ। लेकिन मुश्किल क्या है, यहां भी वही समस्या है कि जो एडीजीपी साहब जिन्होंने आत्महत्या की है वो भी दलित अधिकारी हैं। तो उसमें ये था, उन्होंने जो लेटर लिखा, पहले लेटर लिखा, उसपे उन्होंने पूरा 8 पन्ने का लेटर लिखा, उसपे एक्सप्लेन किया किस प्रकार से उनका उत्पीड़न केवल इसलिए हो रहा था कि वो दलित थे। तो और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको षड्यंत्र में फंसा के उनको मानसिक दबाव में रखा गया, जिनकी वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये जितने मुद्दे हैं आज के तारीख में, एक तो जो तेजस्वी यादव ने नौकरी का बात की है और उनकी क्रेडिबिलिटी उनके साथ है, तो युवा उसमें साथ हो गए। और उसके बाद जो राहुल गांधी ने और जो भारतीय जनता पार्टी के कथित समर्थकों ने ये 3 घटनाएं की हैं। हरियाणा के अंदर एडीजीपी साहब के साथ हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हुआ, जिससे सारे दलित संगठन बिल्कुल उत्तेजित हो गए, और हरिओम वाल्मीकि के साथ हुआ। तो बिहार की राजनीति जो अगले पिछड़े के बीच में बटी हुई है, जाति जनगणना से राहुल गांधी ने उसको आगे बढ़ा दिया है। ये मुद्दा 10,000 रुपए का जो था, वो जो नहला था, वो पीछे हो गया है। उस मुद्दे पर चर्चा बंद हो गई है, अब चर्चा हो गई है शुरू। सारी डिबेट्स आप टीवी की देख लीजिए, अब वो डिबेट्स हो रही है कि तेजस्वी यादव इतनी नौकरियां दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और दूसरा जो मेन मुद्दा बन गया है वो सामाजिक न्याय का, जातीय जनगणना का बन गया है, जिसके अंदर ये जो सारे, चाहे हरिओम वाल्मीकि हो, चाहे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, हमारे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस प्रकार की घटना, और उसके बाद बिल्कुल अपना ये ना मानना कि बहुत गलत काम उन्होंने किया है, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया के अंदर भक्तों द्वारा उसका महिमा मंडन करना और इसको ब्राह्मण बनाम दलित का युद्ध बना देना। जैसे एक और यूट्यूबर साहब हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया था और चीफ जस्टिस इंडिया साहब पे बड़ी अभद्र टिप्पणी कर दी थी, उनको भी जेल हो गई है। उन्होंने भी मोदी जी को एक लेटर लिख के कि आप ब्राह्मणों का वो नहीं कर रहे हैं, रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो अब पूरी डिवाइडिंग लाइन जो है वो 10,000 बनाम हर घर में एक नौकरी और सामाजिक न्याय की हो गई है। अच्छा, लोग, ये महिलाएं भी सोचेंगे भाई 10,000 रुपए तो एक बार मुझे मिला है, चलिए 20-50,000 रुपए और मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरे बेटे को 50,000 रुपए महीना मिल जाएगा तो पूरे परिवार की परिस्थिति बदल जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो ये चला है रामबाण, और जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, इसका जवाब अब देखते हैं एनडीए क्या देगा। लेकिन अब दे भी नहीं सकता कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, नई स्कीम आप अनाउंस कर नहीं सकते। और जो दूसरा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक नया अस्त्र ढूंढ लिया है, और पूरा गठबंधन उसमें शांत हो गया है, किसी को कोई परेशानी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर तो यादव होंगे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर में एक होंगे मल्लाह निषाद, एक होंगे दलित राजेश राम, और एक होंगे सीपीआई एमएल कोटे से एक मुसलमान। तो सारा जो इक्वेशन है उसमें 70% वोट को उन्होंने साध लिया है। अब इस नहले पे दहला, क्योंकि अब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी कोई काट नहीं है। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के इस धोबी पछाड़ दांव से अपने को भारतीय जनता पार्टी एनडीए कैसे बचाएगी, ये देखना बाकी है। और इलेक्शन रिजल्ट जब आएगा तब देखेंगे कि क्या हुआ। हम लोग जो कल्पना कर रहे थे या चुनाव आयोग ने जो करना चाहा था वो कर लिया, और इलेक्शन जिस दिन होगा और काउंटिंग होगी उस पर भी निगाह रखनी होगी, उसमें भी कोई हेरफेर ना हो जाए, क्योंकि आसानी से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को हारने नहीं देगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।